नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ऑनलाइन जीके स्टडी चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू क्विज टेस्ट। आज के हमारे इस स्रोत के बिल्कुल पहले पन्ने पर ही ना एक बड़ी दिलचस्प बात छपी है। आप वो खड़ी और इंसान के दिमाग वाली तस्वीर की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, और उसके नीचे एक बहुत ही गहरा संदेश लिखा है, उत्तर देने से पहले सोचें। मतलब अक्सर हम लोग किसी भी जानकारी को बस एक तथ्य की तरह रख लेते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और यही वजह है कि आज की हमारी ये गहरी चर्चा इतनी अलग होने वाली है। आज हम सिर्फ सही जवाब नहीं ढूंढेंगे, बल्कि उस जवाब के पीछे छिपे क्यों और कैसे को भी समझेंगे। रक्षा सौदों से लेकर अर्थव्यवस्था तक और अंतरिक्ष से लेकर कूटनीति तक, ये 10 सवाल असल में 10 अलग अलग दुनिया के दरवाजे खोलते हैं। क्या बात है। तो चलिए इसी दिमागी कसरत की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ, जो भारत की सामरिक ताकत से जुड़ा है। जी बताइए। प्रश्न संख्या 1, भारत ने हाल ही में किस देश को अपनी सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की दूसरी बैटरी निर्यात की है? विकल्प ए वियतनाम, विकल्प बी इंडोनेशिया, विकल्प सी फिलीपींस, विकल्प डी मलेशिया। सही उत्तर है विकल्प सी, फिलीपींस। स्रोत में बताया गया है कि भारत ने 2022 में हुए 375 मिलियन डॉलर के रक्षा सौदे के तहत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की दूसरी बैटरी समुद्री मार्ग से पहुंचाई है। मुझे ना यहाँ इस 375 मिलियन डॉलर वाले बड़े आंकड़े से ज्यादा ये दूसरी बैटरी वाली बात दिलचस्प लग रही है। अच्छा, वो कैसे? मतलब लंबे समय तक तो हम दुनिया में सिर्फ एक हथियार खरीदार के रूप में जाने जाते रहे हैं। अब एक सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को, मतलब इतने विशाल कार्गो के रूप में समुद्री रास्ते से किसी दूसरे देश तक भेजना, ये लॉजिस्टिक्स के हिसाब से कितना जटिल होता होगा? अरे ये बहुत ही ज्यादा जटिल है। ये सिर्फ कुछ हथियार जहाज पर लादने जैसा बिल्कुल नहीं है। एक पूरी मिसाइल बैटरी में ना सिर्फ मिसाइलें नहीं होती। अच्छा जी, इसमें मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और एडवांस रडार वाहन भी शामिल होते हैं। ये पूरा एक बेहद संवेदनशील इकोसिस्टम है। समझ रही हूँ। और समुद्री मार्ग से इसे भेजने का मतलब है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत इसके सुरक्षित निर्यात की एक पूरी सप्लाई चेन स्थापित कर ली है। यानी ये सिर्फ किसी कागज पर साइन करना नहीं था, बल्कि जमीन पर खुद को साबित करना है। बिल्कुल, और जाहिर है जब इतने बड़े पैमाने पर निर्यात होता है ना, तो वो अर्थव्यवस्था को भी गति देता है। एकदम सही बात है। और इसी आर्थिक गति से जुड़ा है हमारा दूसरा सवाल। प्रश्न संख्या 2, भारतीय रिजर्व बैंक की एमपीसी बैठक 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान क्या लगाया गया है? विकल्प ए 7.6%, विकल्प बी 6.8%, विकल्प सी 6.9%, विकल्प डी 7.2%। सही उत्तर है विकल्प सी, 6.9%। स्रोत के अनुसार रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.9% और पूरे वित्त वर्ष के लिए महंगाई दर 4.6% रहने का अनुमान लगाया है। साथ ही ना अपना रुख न्यूट्रल रखा है। अच्छा, यहाँ ना मुझे एक बात थोड़ी खटक रही है। बताइए क्या बात है? 6.9% की ग्रोथ रेट तो शानदार है, लेकिन 4.6% की महंगाई दर भी तो है जो आम आदमी को चुभती है। फिर भी आरबीआई का ये रुख न्यूट्रल क्यों है? मतलब उन्हें थोड़ा आक्रामक नहीं होना चाहिए? अब ये नहीं है कि वो स्थिति को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो फिर इसका तकनीकी मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो नीतिगत ब्याज दरें हैं वो किसी भी दिशा में जा सकती हैं, बढ़ाई भी जा सकती हैं और घटाई भी। अगर वो घबराकर बहुत आक्रामक हो गए और दरें बढ़ा दी, तो महंगाई कम हो जाएगी। हाँ, 4.6% की महंगाई तो शायद कम हो जाए, लेकिन बाजार में पैसा महंगा होने से वो जो 6.9% की ग्रोथ रेट है ना, वो भी धड़ाम से गिर जाएगी। ओहो, समझ गए। मतलब वो एक तरह से सस्पेंशन सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं, जो झटके सहने के लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। वो डेटा को लगातार पढ़ रहे हैं ताकि ग्रोथ भी चलती रहे और महंगाई भी बेकाबू ना हो। अर्थव्यवस्था के इस बड़े लेवल से अब सीधे जमीन पर आते हैं, जहां नीतियों का सीधा असर हमारे रोजमर्रा के जीवन में दिखता है। प्रश्न संख्या 3, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार किस शहर ने लगातार 8वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब बरकरार रखा है? विकल्प ए सूरत,
विकल्प बी नवी मुंबई, विकल्प सी इंदौर, विकल्प डी भोपाल। सही उत्तर है विकल्प सी इंदौर। स्रोत में स्पष्ट किया गया है कि इंदौर ने लगातार 8वें वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है, जबकि सूरत और नवी मुंबई क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। लगातार 8 बार। मतलब किसी भी प्रतियोगिता को 1 या 2 बार जीतना तो समझ आता है। जी, शायद आपने कोई नया सफाई अभियान चलाया हो, लेकिन लगातार 8 साल तक कोई पूरा का पूरा शहर अपनी ये फॉर्म कैसे बरकरार रख सकता है, वो भी तब जब सूरत जैसे शहर बिल्कुल कांटे की टक्कर दे रहे हो। इसके पीछे का जो विज्ञान है ना, वो बुनियादी ढांचे और गहरे व्यवहार परिवर्तन का मिश्रण है। मतलब? बिहेवियरल चेंज। अच्छा। जी, जब कोई शहर पहली बार जीतता है तो वो प्रशासन की मेहनत और जुर्माने का डर होता है, लेकिन 8वीं बार जीतने का मतलब है कि स्वच्छता अब उस शहर के नागरिकों के डीएनए में शामिल हो चुकी है। यानी वो एक आदत बन चुकी है। एकदम सही। स्रोत पर ही गीले और सूखे कचरे को अलग करना अब वहां कोई सरकारी नियम नहीं रहा, बल्कि एक सामाजिक आदत बन गया है। बहुत खूब। मतलब वहाँ की पीढ़ियाँ अब इसी साफ सुथरे सिस्टम के साथ ही बड़ी हो रही हैं। चलिए, अब जमीन की साफ सफाई से थोड़ा ऊपर चलते हैं, बल्कि सीधा अंतरिक्ष की गहराइयों में। प्रश्न संख्या 4। इसरो ने दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रह NVS-01 को किस रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? विकल्प ए PSLV C-55, विकल्प बी GSLV F-12, विकल्प सी LV-M3, विकल्प डी SSLV D2। सही उत्तर है विकल्प बी GSLV F-12। स्रोत जानकारी देता है कि 51.7 मीटर लंबे GSLV F-12 रॉकेट ने अपनी 15वीं उड़ान में ओ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 2232 किलोग्राम वजनी NVS-01 नेविगेशन उपग्रह को लॉन्च किया। 2232 किलोग्राम। अगर मैं इसे अपने दिमाग में विजुलाइज करने की कोशिश करूं, तो ये कुछ ऐसा है जैसे एक पूरी तरह से भरी हुई हैवी ड्यूटी SUV कार को उठाकर अंतरिक्ष में सटीक रूप से सेट कर देना। बिल्कुल, और वो भी एक 51.7 मीटर लंबे रॉकेट की मदद से। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ, इस दूसरी पीढ़ी की नेविगेशन उपग्रह की खास ज़रूरत क्या है? मतलब हमारे फ़ोन में तो पहले से ही GPS बहुत अच्छे से काम करता है ना। देखिए, वो जो GPS है वो अमेरिका का है। किसी भी भारी सिस्टम पर सैन्य या रणनीतिक निर्भरता कम करने के लिए भारत अपना खुद का नाविक सिस्टम विकसित कर रहा है। अच्छा, तो ये NVS-01 उसी नाविक का हिस्सा है? जी हाँ, ये दूसरी पीढ़ी का उपग्रह है। पहली पीढ़ी के उपग्रह अब पुराने हो रहे हैं। इस नए उपग्रह में बेहतर सिग्नल है, मजबूत सुरक्षा है और सबसे खास बात, इसमें स्वदेशी घड़ियां हैं। जिससे ये ज्यादा भरोसेमंद बन जाता है। बिल्कुल, नागरिक विमानन और सैन्य अभियानों के लिए ये भारी देशों के सिस्टम से कहीं अधिक सटीक है। यानी जब कोई आपात स्थिति होगी तो हमें किसी और देश के सिग्नल का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। ये तो बहुत ही सशक्त करने वाला विचार है। एकदम सही। स्रोत के पन्नों में ना एक बहुत ही खूबसूरत ग्राफिक दिया गया है। एक चमकता हुआ सितारा है, एक ऊपर की ओर जाता तीर है और लिखा है अभ्यास करते रहें, सीखते रहें। हाँ, और ये सिर्फ एक कोट नहीं है। अभी हम जिस तरह से अलग अलग विषयों को डिकोड कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, ये दिमाग के लिए किसी कसरत से कम नहीं है। बिल्कुल। ज्ञान को सिर्फ जमा करने के बजाय उसे अलग अलग संदर्भों में कसकर देखना ही असली सीखना होता है। तो इसी स्पष्टता के साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो अंतरिक्ष से वापस पूरी धरती के भविष्य की ओर मुड़ता है। 19 से 30 अक्टूबर 2026 तक होने वाले 17वें संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी COP17 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विकल्प ए कोलंबिया, विकल्प बी कनाडा, विकल्प सी मिस्र, विकल्प डी आर्मेनिया। सही उत्तर है विकल्प डी आर्मेनिया। स्रोत के स्पष्टीकरण में बताया गया है कि आर्मेनिया की राजधानी येरेवान में COP17 का आयोजन किया जाएगा, जहां कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की वैश्विक समीक्षा होगी। ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क सुनने में तो किसी बहुत भारी अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज जैसा लग रहा है। नाम तो थोड़ा भारी है। तो वास्तव में सम्मेलन में जो ये 190 से ज्यादा देश आर्मेनिया में बैठेंगे, वो समीक्षा किस बात की करने वाले हैं? क्या ये ग्लोबल वार्मिंग वाली बैठकों जैसा ही कुछ है? नहीं, जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी दोनों अलग मोर्चे हैं।
ये जो सम्मेलन है ना, ये कार्बन उत्सर्जन के बजाय प्रजातियों के विलुप्त होने और इकोसिस्टम के नष्ट होने पर केंद्रित है। अच्छा, तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? इस फ्रेमवर्क का मुख्य लक्ष्य है 30 बाय 30, मतलब 2030 तक दुनिया के 30% जमीन और समुद्र का संरक्षण करना। आर्मेनिया में जो ये बैठक होगी वो एक तरह का रिपोर्ट कार्ड सेशन है। रिपोर्ट कार्ड मतलब देश अपना हिसाब किताब देंगे। बिल्कुल, देश ये बताएंगे कि उन्होंने इस 30% वाले लक्ष्य को हासिल करने के लिए जमीन पर असल में क्या कानून बनाए हैं और क्या काम किया है। बहुत दिलचस्प है ये। मतलब ये सिर्फ बड़े बड़े वादे करने का मंच नहीं है। चलिए अब वैश्विक सम्मेलनों से निकलकर सीधे एक आम भारतीय रसोई की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6। केंद्र सरकार ने थोक विक्रेताओं और बड़ी रिटेल चेन के लिए अरहर और उड़द दाल की स्टॉक लिमिट की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? विकल्प ए 31 अक्टूबर, विकल्प बी 30 नवंबर, विकल्प सी 31 दिसंबर, विकल्प डी 31 जनवरी। सही उत्तर है विकल्प सी 31 दिसंबर। स्रोत हमें बताता है कि बाजार में आपूर्ति बनाए रखने और उपभोक्ताओं को उचित दाम पर दाल उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने स्टॉक लिमिट की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। मैं ना इस स्टॉक लिमिट वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा गहराई से समझना चाहूंगी। अगर हमारा बाजार खुला है और व्यापारी आज़ाद हैं, तो सरकार को ये तय करने की क्या ज़रूरत है कि कोई अपने गोदाम में कितनी दाल रख सकता है? इसे ना आप एक पानी के बांध यानी डैम के गेट्स को कंट्रोल करने की तरह समझिए। अच्छा, वो कैसे? अगर नदी का सारा पानी कोई एक ही व्यक्ति अपने हिस्से में रोक ले तो आगे के पूरे इलाके में तो सूखा पड़ जाएगा ना। अर्थशास्त्र में इसे जमाखोरी कहते हैं। बिल्कुल। अरहर और उड़द जैसी दालें जल्दी खराब तो होती नहीं है। अगर कुछ बड़े थोक विक्रेता ये सोचकर दाल स्टॉक कर लें कि बाजार में दाल कम होने वाली है, तो एक कृत्रिम कमी पैदा हो जाएगी और फिर जाहिर सी बात है कीमतें रातों रात आसमान छूने लगेंगी और हम जैसे आम उपभोक्ताओं को वही दाल बहुत महंगी खरीदनी पड़ेगी। एकदम सही। इसीलिए सरकार ये लिमिट तय करती है, आप एक निश्चित मात्रा से ज्यादा दाल अपने गोदाम में नहीं रोक सकते, आपको उसे लगातार बाजार में बेचना ही होगा। यानी ये सप्लाई चेन को रुकने नहीं देता और कीमतों को स्थिर रखता है। बाजार की इस गतिशीलता से आगे बढ़कर अब बात करते हैं एक ऐसी नीति की जो समाज की बुनियाद यानी मातृ स्वास्थ्य पर केंद्रित है। प्रश्न संख्या 57 बजट 2026 घोषणाओं के अनुसार पीएम मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की वित्तीय सहायता राशि को 6,500 रुपए से बढ़ाकर कितना किए जाने की संभावना है? विकल्प ए 7,000 रुपए, विकल्प बी 7,500 रुपए, विकल्प सी 8,000 रुपए, विकल्प डी 10,000 रुपए। सही उत्तर है विकल्प सी 8,000 रुपए। स्रोत के अनुसार राजस्थान में नई बजट घोषणाओं में पीएम मातृ वंदना योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 6,500 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए तक किया जा सकता है। जब हम अभी रक्षा सौदों में करोड़ों की बात कर रहे थे तो उसके सामने ये 1,500 रुपए की वृद्धि बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन जमीन पर एक गर्भवती महिला के लिए ये कितना बड़ा अंतर पैदा करती है। देखिए, ये अंतर जीवन और मृत्यु जितना बड़ा हो सकता है। ये योजना मुख्य रूप से उन महिलाओं के लिए है जो असंगठित क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूरी करती हैं, जो गर्भावस्था के अंतिम दिनों में काम पे नहीं जा सकती। बिल्कुल। और काम पर न जाने से जो उनका वेतन कटता है, ये नकद सहायता सीधे तौर पर उस नुकसान की भरपाई करती है। वो अतिरिक्त 1,500 रुपए उनके और उनके बच्चे के लिए अतिरिक्त प्रोटीन और सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल में बदल जाते हैं। बहुत सही बात है। नीतियां जब सीधे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है ना, तभी उनका असली मूल्य साबित होता है। जी। अब हम कूटनीति के एक बेहद संवेदनशील मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ मैं श्रोताओं को स्पष्ट कर दूं कि हमारा ये शो किसी भी देश, राजनीतिक विचारधारा या युद्ध के पक्ष या विपक्ष का कतई समर्थन नहीं करता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ स्रोत में दिए गए तथ्यों को समझना है। बिल्कुल, तटस्थता बहुत जरूरी है। प्रश्न संख्या 8। हाल ही में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए अप्रत्यक्ष वार्ता किस देश के शर्म अल शेख रिजॉर्ट शहर में आयोजित की गई? विकल्प ए कतर, विकल्प बी मिस्र, विकल्प सी संयुक्त राज्य अमेरिका, विकल्प डी जॉर्डन। सही उत्तर है विकल्प बी मिस्र। स्रोत के स्पष्टीकरण के बताया गया है कि गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी समर्थित योजना पर सहमति बनाने के लिए मिस्र के शर्म अल शेख में इजरायली और हमास अधिकारियों ने वार्ता की।
यहाँ ना ये जो शब्द है अप्रत्यक्ष वार्ता, ये बड़ा ध्यान खींचता है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इस तरह की अप्रत्यक्ष बातचीत सिस्टम कैसे काम करता है और ये मिस्र में ही क्यों हो रही है? कूटनीति में जब दो पक्षों के बीच संबंध इतने तनावपूर्ण हों कि वो एक ही कमरे में आमने सामने बैठने से भी इनकार कर दें, तब शटल डिप्लोमेसी या अप्रत्यक्ष वार्ता का इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो मतलब वो एक दूसरे से सीधे बात नहीं करते? जी नहीं, इसमें मध्यस्थ, जो इस मामले में मिस्र है, वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाकर दोनों पक्षों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करता है, क्योंकि मिस्र की भौगोलिक सीमाएं गाजा और इजराइल दोनों से मिलती हैं। और ये जो शर्म शेख शहर है ना, ये ऐतिहासिक रूप से मध्य पूर्व की कई बड़ी शांति वार्ताओं का केंद्र रहा है। तो एक सुरक्षित मध्यस्थ के रूप में इसकी भूमिका अहम हो जाती है। समझ गई। कूटनीति के इन जटिल रास्तों से निकलकर अब हम विज्ञान के एक ऐसे प्रोटोकॉल की बात करते हैं जो हमारी पूरी बायोडायवर्सिटी के लिए एक सुरक्षा कवच है। प्रश्न संख्या 9, जैविक विविधता पर सम्मेलन का कौन सा पूरक समझौता विशेष रूप से आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों यानी LMOs के सुरक्षित स्थानांतरण से संबंधित है? विकल्प ए, नगोया प्रोटोकॉल। विकल्प बी, क्योटो प्रोटोकॉल। विकल्प सी, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। विकल्प डी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सही उत्तर है विकल्प सी, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। स्रोत बताता है कि 29 जनवरी 2000 को अपनाया गया कार्टाजेना प्रोटोकॉल आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप जीवित संशोधित जीवों यानी LMOs के संभावित जोखिमों से जैव विविधता की रक्षा करता है। मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। मैं मिसाइल और सैटेलाइट तो समझती हूँ, लेकिन ये जीवित संशोधित जीव या LMOs क्या होते हैं? मतलब क्या हम यहाँ किसी तरह के म्यूटेंट पौधों की बात कर रहे हैं जिन्हें दूसरे देश ले जाने के लिए इतने कड़े नियम चाहिए? आप ना इसके काफी करीब हैं। LMOs वो जीव हैं जिनके जेनेटिक मटेरियल को बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बदला गया है, जैसे कि आनुवंशिक रूप से संशोधित बीज या फसलें। अच्छा, जिन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड कहते हैं। हाँ, अब मान लीजिए किसी देश ने एक ऐसा बीज बनाया जो किसी खास कीड़े को मार सकता है, लेकिन अगर उसे बिना किसी टेस्टिंग के दूसरे देश में ले जाया जाए तो वो वहां के प्राकृतिक पौधों को नष्ट कर सकता है। ओहो, यानी ये किसी नई प्रजाति के बीज को बस ऐसे ही पार्सल कर देने जैसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर वो वहां की मिट्टी के साथ गलत तरीके से क्रॉस पॉलिनेट कर गया तो पूरी स्थानीय खेती को एक अनजाना खतरा हो सकता है। बाप रे। इसीलिए तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल ये सुनिश्चित करता है कि जब भी ऐसे जीव एक देश से दूसरे देश जाएं तो उनकी पूरी वैज्ञानिक जानकारी साझा की जाए। विज्ञान के इसी गहराई से अब हम वापस चलते हैं अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों में, हमारे आज के आखिरी सवाल की ओर, जो इसरो के NVS-01 उपग्रह से ही जुड़ा है। प्रश्न संख्या 10, इसरो के NVS-01 उपग्रह में पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित किस प्रकार की परमाणु घड़ी का उपयोग किया गया है? विकल्प ए, सीजियम परमाणु घड़ी। विकल्प बी, रुबिडियम परमाणु घड़ी। विकल्प सी, स्ट्रोंटियम परमाणु घड़ी। विकल्प डी, हाइड्रोजन परमाणु घड़ी। सही उत्तर है विकल्प बी, रुबिडियम परमाणु घड़ी। स्रोत के अंतिम स्पष्टीकरण के मुताबिक अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा विकसित इस रुबिडियम परमाणु घड़ी का पहली बार भारत के स्वदेशी नेविगेशन मिशन में उपयोग किया गया है। मैं समझती हूँ कि नेविगेशन में समय की सटीकता बहुत जरूरी होती है, लेकिन एक सामान्य घड़ी और इस रुबिडियम परमाणु घड़ी में आखिर क्या फर्क है? देखिए, हमारी सामान्य घड़ियां ना क्वार्ट्ज क्रिस्टल के पंपन पे काम करती हैं, जो समय के साथ थोड़ी धीमी या तेज हो सकती हैं। लेकिन परमाणु घड़ी में समय मापने के लिए रुबिडियम परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में होने वाले बदलाव का इस्तेमाल होता है। ये इतना सटीक है कि लाखों सालों में भी ये 1 सेकंड का अंश भी आगे पीछे नहीं होती। लेकिन अंतरिक्ष में इतनी अति सटीकता की जरूरत ही क्यों है? क्योंकि नेविगेशन सैटेलाइट जैसे हमारा नाविक धरती से हजारों किलोमीटर ऊपर बहुत तेज गति से घूमते हैं। नेविगेशन इस सिद्धांत पे काम करता है कि रेडियो सिग्नल धरती तक पहुंचने में कितना समय लगा। अच्छा, तो अगर थोड़ा भी समय आगे पीछे हुआ तो? प्रकाश की गति से चलते हुए सिग्नल में अगर 1 माइक्रोसेकंड की भी गलती हुई ना, तो धरती पर आपका मैप आपको कई किलोमीटर दूर की गलत लोकेशन दिखाएगा। बाप रे, 1 माइक्रोसेकंड की चूक और सब कुछ गलत। और ये रुबिडियम ही क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि इसका वजन कम होता है और ये अंतरिक्ष के वातावरण में बेहद स्थिर रहता है। भारत का इसे स्वदेशी रूप से विकसित करना
प्रौद्योगिकी में एक बहुत बड़ी आत्मनिर्भरता है। ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला विज्ञान है। जी बिल्कुल। और अगर हम आज के इस पूरे सफर पर एक नजर डालें तो एक बहुत ही गहरा पैटर्न दिखता है। एक तरफ भारत मिसाइल निर्यात कर रहा है, अंतरिक्ष के लिए परमाणु घड़ियां बना रहा है। हाँ, वहीं दूसरी तरफ वो मातृ वंदना योजना से समाज को मजबूत कर रहा है, दालों की कीमतें काबू कर रहा है और अपने शहरों को 8 सालों से स्वच्छ रख रहा है। ये एक राष्ट्र के रूप में कई मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ने का ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही हमारे आज के इस उत्तर देने से पहले सोचें वाले अभ्यास का असली नतीजा है। धन्यवाद। ऐसे ही और MCQ क्विज के लिए जुड़े रहिए ऑनलाइन जीके स्टडी के साथ।